इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन हुआ और तब वंदे मातरम हर जगह गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम चंद्र बाबू का ये भाव सूत्र जो उन्होंने तैयार किया था, उसने अंग्रेजों को हिला दिया। इस गीत की ताकत इतनी थी कि अंग्रेजों को इस गाने पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर होना पड़ा था। गाने और छापने पर ही नहीं, वंदे मातरम शब्द बोलने पर भी सजा, इतने कठोर कानून लागू किए गए थे। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। और अंग्रेजों ने देखिए कितनी कमजोरी होगी और इस गीत की ताकत कितनी होगी। अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गाने पर सजा, छापने पर सजा, इतना ही नहीं, वंदे मातरम शब्द बोलने पर भी सजा, इतने कठोर कानून लागू कर दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 4 गिरफ्तार आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट से पेश किया है। उन्हें 10 दिन की एनआईए हिरासत में पूरी होने के बाद ये पेश किया गया। आपको बता दें, आरोपियों की पहचान मुजम्मिल, शाहीन, सईद, मुफ्ती, इरफान अहमद और आदिल अहमद के रूप में हुई है। तो एनआईए ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले के ये सभी आरोपी जो है आज कोर्ट में पेश हुए। एनआईए हिरासत पूरी होने के बाद ये पेशी हुई। अब रुक कर लेते अगली खबर के। मुरादाबाद सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक के बाद बीजेपी एमएलसी गोपाल अंजान ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद मंडल के सभी सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही बताया गया कि क्षेत्र में सर्वे का कार्य महत्वपूर्ण चरण में चल रहा है, जिसे तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में जो विकास की गति चल रही है, उस विकास को और गति देने के लिए, मजबूत गति देने के लिए हमारा विकास का कार्य जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे विधायकों से, माननीय सांसदों से, एमएलसी गणों से, अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उसी के साथ हमारे संगठन के जिले के अध्यक्ष और प्रभारी भी मौजूद थे और सब प्रदेश के अंदर समुचित गति और चले। और हम लोग आने वाले समय में जो एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमारे मतदाता या अन्य कोई भी मतदाता छूट ना पाए, उसके संबंध में निर्देश था। यही बात
1 घंटे के अंतराल में सिर्फ तैयार भी रहा या फिर आगामी चुनाव विकास और विकास के संबंध में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बरेली से आए लोधी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पूरन लाल लोधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पूरन लाल लोधी ने एक ही परिवार के कई लोगों पर फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज करवाई है। विरोध में हिंदू युवा वाहिनी और गौ रक्षा दल के सदस्य भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं रोते बिलखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाती दिखी। उनका कहना है कि बेवजह प्रताड़ित किए जा रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्थिति बिगड़ने से पहले पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को डिटेन कर इको गार्डन भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि एफआईआर किन परिस्थितियों में दर्ज की गई थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी में कप सिरप मामले में एसआईटी ने पहली गिरफ्तारी करते हुए बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, जांच में सामने आया कि ड्रग विभाग ने 12 पास युवकों को बिना मानक पात्रता के फार्मा कंपनी के लाइसेंस जारी कर दिए हैं, जिसके जरिए फर्जी फॉर्म बनाकर प्रतिबंधित कप सिरप की बड़े पैमाने पर बिलिंग होती है। एसआईटी की पूछताछ में शुभम जायसवाल के 2 राजदारों ने बताया कि लाइसेंस ड्रग विभाग की मिली भगत से हासिल किए गए थे और बिना किसी वास्तविक बिक्री के फॉर्म संचालकों को हर महीने 30 से 40 हजार रुपए सिंडिकेट द्वारा दिए जाते थे। दोनों फर्मों के नाम पर करीब 5 लाख से अधिक कप सिरप की खपत दिखाई गई है, जिसकी असल में इन फर्मों से 2 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार किया गया। मीडिया के सामने आरोपियों ने कबूला कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह पूरा नशे का नेटवर्क चलाया जा रहा था। एसआईटी अब ड्रग विभाग की भूमिका पर भी गहराई से जांच कर रही है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए विजेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, सिरप मामले में एसआईटी ने कई बड़े खुलासे किए हैं, क्या है वो खुलासा? देखिए, ये पहला ऐसा मामला है, पहला गिरफ्तारी का मामला है जो वाराणसी में किया गया है। 2 आरोपी विशाल जायसवाल और बादल आर्य को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है और इन पर आरोप था कि इन्होंने फर्जी कंपनी बना करके करोड़ों का जो है टर्नओवर किया है। आरोपियों की माने तो उन्हें हर महीने 25 से 30 हजार रुपए मिलते थे और जो कंपनी उन्होंने बनवाई थी वो जो मुख्य सरगना है शुभम जायसवाल, उसके थ्रू यह कंपनी जो है बनाई गई थी और इसमें जो है अवैध रूप से ट्रांजेक्शन किया जाता था। हालांकि जो जानकारी निकल के सामने आई है कि ये जो आरोपी हैं वो इंटर पास हैं, जबकि इसके लिए आपको डी फार्मा या फिर बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे में ड्रग विभाग के ऊपर भी यह सवाल खड़ा होता है कि क्यों और किस तरह से इन लोगों को इस तरह की जो फर्म खोलने की इजाजत दी गई। फिलहाल पुलिस ने बिल्कुल विजेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि लाइसेंस जारी किए गए हैं जिनके पास पात्रता भी नहीं थी, ऐसे में विभाग के खिलाफ भी कोई एक्शन किया जाएगा इस घटना के बाद से, इस खुलासे के बाद से? देखिए, इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि अभी इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे जिसकी भी भूमिका निकल करके सामने आएगी तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि जिस तरह से फर्जी फर्म बनाई गई और इस मामले में करोड़ों का ट्रांजेक्शन किया गया, जो हालांकि जो शैली एंटरप्राइजेज जो पेरेंट कंपनी है, जो आरोपी है, उनका कहना है कि उनके खाते में पैसे मंगाए जाते थे। बिल्कुल विजेंद्र, अब देखना होगा कि क्या कुछ विभाग की भूमिका इसमें निकलकर सामने आती है और क्या कुछ कार्रवाई जो है डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पूर्वी चंपारण में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, एसआईटी ने देर रात ऑपरेशन चलाकर एक थार गाड़ी को रोका जिसमें 9 किलो 178 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने 6 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को मौके पर ही काबू कर लिया, जिनमें से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नेपाल और बिहार के आरोपी शामिल हैं। आपको बता दें, बरामद चरस की बाजार कीमत करीब 2 करोड़ रुपए
बताई जा रही है। वहीं जांच में खुलासा हुआ कि ये नेपाल से चलने वाले इस ड्रग रैकेट की जड़ें बेहद गहरी है। गिरफ्तार नेपाली तस्कर के पास नेपाल फैक्ट्री चलाने और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ के दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, हरैया थाना क्षेत्र के कस्टम ऑफिस के पास हुई कार्रवाई के बाद पुलिस ने सुगौली इलाके में भी कई और तस्करों को पकड़ा है। एसआईटी अब मोबाइल डेटा, वित्तीय लेन देन और लॉजिस्टिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री की समीक्षा के दौरान सर्किट हाउस के गेट पर एक महिला ने हंगामा किया। महिला ने अपने परिजनों के साथ गेट पर लेटी रही और पुलिस पर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ 4 लड़कों ने अश्लील हरकतें की हैं, जबकि दबंगों ने उसके पति के साथ मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। हंगामे के कारण सर्किट हाउस के गेट पर अफरा तफरी भी मच गई और पुलिस प्रशासन के अधिकारी स्तब्ध रह गए। महिला मुख्यमंत्री से मिलने की जिद कर रही है और मामले की गहन जांच की मांग कर रही है। कौन? अब सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा, जहां प्रियंका गांधी जो है वंदे मातरम के मुद्दे पर बोल रही हैं। तक व्यापारियों से लेकर वकीलों तक हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वे मन बनाते थे, वे हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति ये है, इस गीत का हमारे देश से जुड़ाव ये है। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में, अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा, आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है, सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए।
सुन लीजिए, माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और आपके और 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we can do, whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 2 अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही 2 अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। इस प्रस्ताव के ये सभी महापुरुष इस प्रस्ताव से सहमत थे। आगे क्या होता है ये भी सुना लूं। भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं 2 अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही महापुरुष मौजूद थे। इनके साथ साथ B.R. अम्बेडकर जी भी सभा में थे और इनके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। वही 2 अंतरे राष्ट्रगीत घोषित किए। किसी ने कोई आपत्ति जारी नहीं की, कोई आपत्ति नहीं जताई। वैसे इन तथ्यों के साथ जुड़ा एक और तथ्य भी है जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है।
क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं। मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते। मातरम पर चर्चा करते हुए प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।